हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विज्ञान तक। फ्रेंड्स, यह क्लास 11th के बायोलॉजी का फुल कोर्स चल रहा है। अध्याय नंबर है 13 और अध्याय का नाम है उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण। फ्रेंड्स, मैं इस चैप्टर का 4 वीडियो पहले ही बना चुका हूं। साथ ही मैंने लेसन 1 से लेकर लेसन 12 तक के सारे वीडियो बना दिए हैं। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आपको यहाँ आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वहां से जा करके आप उन्हें देख सकते हैं ताकि आपकी तैयारी बेहतर हो सके। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको 4 वीडियो मैंने बता दिया है इस चैप्टर का। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पहले वीडियो से देख करके आइए और उसका लिंक यहाँ पे ऊपर आई बटन पे है। पहला वीडियो देखिए, दूसरा देखिए, फिर से अब आप क्रम वाइज देखते आइएगा, तभी आपको ये सब समझ में आएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूं चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशन ये क्या होता है इसके बारे में। तो चलिए जानते हैं। जीवों में ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकालने तथा उसे बंध ऊर्जा के रूप में संचयन करने की क्षमता होती है। तो देखिए किसकी बात हो रही है? जीवों में क्या होता है? ऑक्सीकरणीय पदार्थों से। ऑक्सीकरणीय पदार्थ का मतलब क्या हुआ? वैसे पदार्थ जिनका ऑक्सीकरण हो सके। तो जीवों में कौन सी क्षमता होती है? जीवों में यह क्षमता होती है कि वे ऑक्सीकरणीय पदार्थों से ऊर्जा निकाल लें और उसे किसके रूप में? बंध ऊर्जा में, यानी बॉन्ड के रूप में, बंध ऊर्जा के रूप में संचय कर लें। संचय यानी जमा कर लें। विशेष पदार्थ जैसे एटीपी इस ऊर्जा को अपनी रासायनिक बंध में संजोए रहते हैं। तो जो शरीर में, जीवधारियों के शरीर में ऊर्जा एकत्र रहती है वो किसके रूप में रहती है? तो बंधों के रूप में। किस बंधों में? तो ये एटीपी, आपने सुना होगा एटीपी, ठीक है। एटीपी के बंधों के रूप में क्या होती है? जमा रहती है। कोशिकाओं द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यानी कोशिका में, आपको पता है कोशिका के अंदर ही माइटोकॉन्ड्रिया भी पाए जाते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाते हैं। तो कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया तथा क्लोरोप्लास्ट में एटीपी के संश्लेषण की प्रक्रिया को फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यानी जहां पे एटीपी का संश्लेषण होता है, और एटीपी का संश्लेषण कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा या फिर क्लोरोप्लास्ट में होगा। वहां पे जब एटीपी का संश्लेषण होता है उसे क्या कहते हैं? फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में एडीबी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का संश्लेषण होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या है। फोटोफॉस्फोरिलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी, क्या है? एडीपी, और ये एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी का निर्माण होता है। अब ये समझ लीजिए, ये एडीपी क्या है? एडीपी का मतलब हो गया एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एटीपी का मतलब है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये दोनों अणु बनते हैं जब दो फोटोसिस्टम क्रमिक कार्य करते हैं, जिसमें PS2 यानी फोटोसिस्टम 2 पहले और PS1 यानी फोटोसिस्टम 1 दूसरे क्रम में कार्य करें, तो इस प्रक्रिया को अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। यानी आपको पता है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि फोटोसिस्टम क्या होते हैं? क्रमिक रूप से कार्य करते हैं। यानी पहले फोटोसिस्टम यानी PS मतलब फोटोसिस्टम, पहले फोटोसिस्टम 2 काम करता है, उसके बाद फोटोसिस्टम 1 काम करता है। कौन सा? PS यानी फोटोसिस्टम 1 काम करता है, पहले 2 फिर 1, ठीक है। अगर इस तरह से कार्य करें तो इसे हम अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। फिर से समझिए, अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कब कहेंगे? जिसमें PS2 पहले और PS1 बाद में काम करें और दोनों क्रमिक रूप से काम करें, यानी फोटोसिस्टम 2 पहले और फिर फोटोसिस्टम 1 बाद में काम करें, तो इसे अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ये दोनों फोटो सिस्टम एक इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से जुड़े होते हैं, जैसे कि पहले जेट स्कीम में देख चुके हैं। तो आपको मैंने ये सारा कुछ जो यहाँ पे बोल रहा है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये जेट स्कीम क्या होता है।
ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का परिवहन कैसे होता है वही बात यहाँ पे भी बोला जा रहा है। एटीपी तथा NDPH2 दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। तो देखिए इस परिवहन द्वारा क्या होते हैं, एटीपी और NDPH। यहाँ पे मैंने आपको बताया था NDPH प्लस H प्लस हो तो इसे NDPH2 पढ़ते हैं। तो एटीपी और NDPH2 दोनों ही इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन प्रवाह द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। अब यहाँ पे मैंने इस चित्र में आपको बताया भी था कि देखिए यहाँ पे NDPH2, यहाँ पे NDPH2 प्लस NDPH2 प्लस ATP, ठीक है। यहाँ पे NDPH2 प्लस ATP दोनों ही बनाया जाता है, वही बात वहां पे भी बोल रहा है। चलिए आगे जानते हैं। जब केवल PS1 क्रियाशील होता है तब इलेक्ट्रॉन फोटो सिस्टम में ही घूमता रहता है और फोटोफॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन चक्रीय प्रवाह के कारण होता है। चित्र में आगे बताता हूं आपको। यह प्रवाह संभवतः स्ट्रोमा लैमेली में होता है। अब देखिए मैंने आपको वहां पे ऊपर पहले क्या बताया कि अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन में क्या होता है कि पहले PS2 में इलेक्ट्रॉन जाता है फिर PS1 में जाता है, ठीक है। तो अचक्रीय हो गया। लेकिन चक्रीय में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो PS1 में ही क्रियाशील रहता है। इसको मैं आपको चित्र के माध्यम से दिखाता हूं। देखिए ये फोटो सिस्टम 1 है, यहाँ पे आपको फोटो सिस्टम 1 दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिए जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है ये P700 है, क्योंकि फोटो सिस्टम 1 में को हम लोग P700 भी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और ये जाएगा इलेक्ट्रॉन ग्राही के पास, फिर से वो इलेक्ट्रॉन आएगा और इलेक्ट्रॉन परिवहन समूह द्वारा फिर से P700 में चला जाएगा और फिर वही इलेक्ट्रॉन ग्राही में जाएगा। ये चक्रीय पथ पे ऐसे चलते रहता है, इस तरह से ये इधर से उधर जाएगा फिर ये इधर से इधर जाएगा, तो ये चक्रीय पथ पर चलता रहता है, ठीक है। और ये कहाँ पे होता है तो स्ट्रोमा लैमेली में होता है। ग्राना की झिल्ली अथवा लैमेली होना चाहिए, लैमेली में PS1 एवं PS2 दोनों ही होते हैं, जबकि स्ट्रोमा लैमेली झिल्लियों में PS2 एवं NDP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा कि जो ग्राना की झिल्लियां होती है उसमें क्या होता है PS1 एवं PS2 दोनों होता है। ग्राना की झिल्ली में PS1 तथा PS2 दोनों होता है। और ग्राना क्या होता है ये भी मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया है, इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि आप क्रम से देखते हुए आइए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आ पाएगा। तो याद रखिए ग्राना की झिल्ली में क्या होता है PS1 और PS2 दोनों होता है, जबकि स्ट्रोमा लैमेली की झिल्लियों में PS2 एवं NDP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं। याद रखिएगा PS2 और NDP रिडक्टेज एंजाइम नहीं होते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे चित्र में भी दिखाया। यहाँ पे देखिए PS2 नहीं है और जो एंजाइम होते हैं वो भी नहीं है, केवल PS1 होता है। उत्तेजित इलेक्ट्रॉन NDP प्लस से पारित नहीं होता बल्कि वापस PS1 कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रॉन प्रवाह श्रृंखला द्वारा चक्रित होता रहता है। चित्र में आपको दिखाया है। अतः चक्रीय प्रवाह में केवल ATP का संश्लेषण होता है, न कि NDPH2 का। चक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन तभी होता है जब उत्तेजना के लिए प्रकाश संश्लेषण का पराग तरंग दैर्घ्य 680 नैनोमीटर से अधिक हो। तो देखिए PS1 है वो तभी काम करता है 700 नैनोमीटर पे, इसलिए कह रहा है कि 680 से जब ज्यादा होगा यानी 700 के आसपास होगा तभी फोटो सिस्टम 1 काम करेगा, ठीक है। और फोटो सिस्टम 1 में क्या बनता है तो केवल ATP का संश्लेषण होता है। किसका होता है, केवल ATP का संश्लेषण होता है, NDPH2 का संश्लेषण नहीं होता है। मैंने चित्र के माध्यम से भी आपको बता दिया। तो चलिए अब बढ़ जाते हैं अपने अगले टॉपिक पे, और अगला टॉपिक है रसोप्राशनी परिकल्पना। याद रखिए क्या है, परिकल्पना है। तो रसोप्राशनी परिकल्पना यानी इसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं केमिस्मोटिक हाइपोथेसिस। चलिए आइए अब हम यह समझने का प्रयत्न करें कि क्लोरोप्लास्ट में ATP कैसे संश्लेषित होता है। इस प्रक्रम का वर्णन रसोप्राशनी परिकल्पना द्वारा कर सकते हैं। श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में भी ATP का संश्लेषण एक झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। तो देखिए
अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हम लोग समझेंगे कि एटीपी का संश्लेषण कैसे होता है। किसका, ध्यान रखिएगा, एटीपी का संश्लेषण कैसे होता है। और इसका संश्लेषण समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, रसोपरासनी परिकल्पना, क्योंकि रसोपरासनी परिकल्पना द्वारा ही हम लोग समझ सकते हैं कि एटीपी का परिकल्पना कैसे होता है। दूसरा चीज है कि श्वसन की भांति ही प्रकाश संश्लेषण में एटीपी का संश्लेषण झिल्लिका के आर पार प्रोटॉन प्रवणता के कारण होता है। अब प्रवणता का मतलब क्या है, प्रवणता का मतलब है सांद्रता में अंतर। जैसे यहाँ पे मैं समझूं कि यहाँ पे दो बॉक्सेज हैं और इधर किसी चीज की सांद्रता ज्यादा है, किसी पदार्थ की सांद्रता ज्यादा है, यानी ज्यादा उसके कण घने घने हैं, और इधर कहीं कहीं है, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे प्रवणता है, क्योंकि दोनों की सांद्रता में अंतर है। इसका सांद्रता ज्यादा है जबकि इसका सांद्रता कम है। ठीक है, तो वही बात बोल रहा है कि क्या हो रहा है कि श्वसन की भांति ही जैसे श्वसन होता है वैसे ही एटीपी का संश्लेषण कब होता है, जब झिल्लिका के प्रोटॉन झिल्लिका के आर पार होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन क्या करते हैं, झिल्लिका के आर पार होते हैं, और प्रोटॉन झिल्लिका के आर पार कब होंगे, जब वहां पे प्रोटॉन का प्रवणता होगा। और प्रवणता का मतलब क्या होगा, एक तरफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे और दूसरी तरफ प्रोटॉन कम होंगे। ये जब मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर ये झिल्लिकाएं थाइलेकोइड की होती हैं। यहाँ पर एक अंतर यह है कि प्रोटॉन झिल्लिका के अंदर की ओर अर्थात अवकोशिका, जिसे हम लोग ल्यूमेन भी कहते हैं, अवकोशिका में संचित रहता है। तो याद रखिएगा कि जो प्रोटॉन होता है वह कहाँ पे होता है, तो वह झिल्लिका के अंदर होता है। ध्यान रखिएगा, प्रोटॉन कहाँ पे होता है, तो झिल्लिका के अंदर होता है, और झिल्लिका के अंदर वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, अवकोशिका कहते हैं या फिर ल्यूमेन कहते हैं। तो प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, झिल्लिका के अंदर होता है। श्वसन में प्रोटॉन माइटोकॉन्ड्रिया की अंतराझिल्ली कोशिका में संचित होती है जब इलेक्ट्रॉन ईटीएस से गुजरते हैं। तो देखिए, श्वसन में भी जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतराझिल्ली अवकोशिका में संचित रहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे रहते हैं, अंतराझिल्ली अवकोशिका में संचित रहते हैं। जबकि यहाँ पे क्या होता है कि ये जो प्रोटॉन होता है यहाँ पे, वो प्रोटॉन कहाँ पे रहता है, तो ये अंदर रहता है, झिल्ली में नहीं रहता है, झिल्ली के अंदर रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो ईटीएस है इसे आप अध्याय 14 में पढ़ेंगे, वहां पे मैं आपको बताऊंगा ज्यादा डिटेल में। आइए यह समझें कि किन कारणों से प्रोटॉन प्रवणता झिल्लिका के आर पार होती है। हमें पुनः उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन की सक्रियता और उनके परिवहन के समय संपन्न होता है, ताकि उन चरणों को सुनिश्चित किया जा सके जिनके कारण प्रोटॉन प्रवणता का विकास होता है। तो अब हम लोग ये समझेंगे कि आखिर कौन सा कारण है जिसके कारण प्रोटॉन प्रवणता होती है और झिल्लिका के आर पार होता है। ठीक है, और ये समझने के लिए हमें क्या बोल रहा है कि उन प्रक्रियाओं पर ध्यान देना होगा जो इलेक्ट्रॉन की सक्रियता और परिवहन के समय संपन्न होता है। तो इसको मैं आपको यहाँ पे फिगर के माध्यम से दिखाऊंगा, समझाऊंगा। देखिए, यहीं पे आपको ये समझना है। देखिए, यहाँ पे ये फोटो सिस्टम 1 है, फोटो सिस्टम 2 है। जैसा कि मैंने आपको वो जेड स्कीम में बताया था, वहां आप उसे याद कीजिए। आपने अगर ये इस वीडियो का पार्ट 4 देखा है, वहां पे मैंने आपको जेड स्कीम बताया है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया। तो क्या है, ये जो जेड स्कीम में आप ध्यान दीजिएगा तो कहाँ शुरू होता है, फोटो सिस्टम 2 से। यहाँ पे देखिए फोटो सिस्टम 2 है, और फोटो सिस्टम 2 कितना पे काम करता है, इसे P680 कहते हैं, क्योंकि इसी पर 680 नैनोमीटर पर ही यह कार्य करना शुरू होता है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरणें इस पे पड़ती हैं तो क्या होता है, H2O के अणु टूटते हैं, और यहाँ पे देखिए हाफ H2 है, सॉरी हाफ O2 है प्लस H है। तो यहाँ से क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन बनता है, यानी H प्लस आयन, और एक इलेक्ट्रॉन बनता है। शायद आपको नहीं देख रहा हूं, मैं आपका कलर चेंज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे E माइनस, ठीक है, क्या है E माइनस, यानी इलेक्ट्रॉन निकलता है, और एक प्लस यानी H प्लस, यानी क्या होता है, हाइड्रोजन आयन। यानी ये क्या है, जब H प्लस है, यहाँ से हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है, हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाएगा, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, ये प्रोटॉन हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, ये प्रोटॉन हो जाता है। तो ये हाइड्रोजन का प्रोटॉन है, देखिए, और ये हाइड्रोजन का जो प्रोटॉन है वो यहाँ पे नीचे आता है। ठीक है,
इसके बाद क्या होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन निकला था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे निकला था, वो विभिन्न कैरियर के माध्यम से आगे बढ़ता है। अब देखिए, ये विभिन्न कैरियर कौन से हो सकते हैं, और कैरियर मतलब क्या होता है, कैरियर मतलब होता है ढोने वाला। तो विभिन्न तरह के कैरियर, जैसे यहाँ पे प्लास्टोक्विनिन है, प्लास्टोसाइकिन है, प्लास्टोसाइनिन है, तो ये सभी क्या है, कैरियर है। ये विभिन्न कैरियर के माध्यम से आगे बढ़ता है, और ये फिर आगे बढ़ते हुए यहाँ पे आ जाता है, ये प्लास्टोसाइनिन है, इसके माध्यम से ये PS1 में चला जाता है, ठीक है। और PS1 में जाने के बाद यहाँ पे NDPH2 का निर्माण होता है। और आपको मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे भी PS2 में भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं और PS1 में भी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। उसके बाद जो दूसरा यहाँ पे एक, यहाँ से देखिए, एक यहाँ पे हाइड्रोजन का आयन आया था, यानी एक प्रोटॉन आया था हाइड्रोजन का, और इधर से भी, यहाँ से भी एक हाइड्रोजन आ जाता है। तो इस तरह से देखिएगा तो अंदर क्या होता है, यहाँ पे देखिए बहुत सारे हाइड्रोजन हो गए हैं, तो अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन की प्रवणता ज्यादा हो जाती है, यानी हाइड्रोजन की सांद्रता अंदर की ओर ज्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हाइड्रोजन की जब सांद्रता अधिक हो जाती है, तो अधिक सांद्रता होने के कारण यह बाहर की ओर आता है। और वही यहाँ पे देखिए, ये CF है, ये एक अणु होता है ATPCH का, जिसके दो भाग होते हैं, CF0, यहाँ पे ये CF0 है, और एक CF1 होता है। इसके आगे मैं फिर आपको पहले टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर बताता हूँ। चूंकि जल के अणु का विघटन झिलिका के अंदर की तरफ होता है, अतः जल के विघटन से उत्पन्न हाइड्रोजन आयन अथवा प्रोटॉन थाइलाकोइड अवकाशिका में संचित होता है। तो जल का विघटन जो होता है वो कहाँ पे होता है, कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, इसलिए जो प्रोटॉन होते हैं वो थाइलाकोइड अवकाशिका में संचित हो जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। यहीं पे होता है जल का विघटन। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स फोटो सिस्टम के माध्यम से गति करते हैं, प्रोटॉन झिल्लिका के पार चला जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का प्राथमिक ग्राही जो झिल्लिका के बाहर की ओर स्थित होता है, यह अपने इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन वाहक को स्थानांतरित नहीं करता, बल्कि एक हाइड्रोजन वाहक को करता है। अतः इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय यह अणु स्ट्रोमा के एक प्रोटॉन को ले जाता है। जब यह अणु अपने इलेक्ट्रॉन को झिल्ली के भीतर की ओर स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को देता है, तब प्रोटॉन के अंदर और अथवा झिल्ली के अवकाशिका की ओर मुक्त होता है। वही बात यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन नहीं पार करता, बल्कि क्या पार करता है, प्रोटॉन पार करता है। और प्रोटॉन कैसे पार करता है, प्रोटॉन इसलिए पार करता है कि प्रोटॉन को क्या किया जाता है, कैरियर को दे देता है। मान लीजिए कि एक कैरियर है, ये ढूंढने वाला है, इसको प्रोटॉन दे दिया गया यहाँ पे, तो ये क्या करता है, अपने साथ इस प्रोटॉन को भी, यानी इसको भी आगे लेकर के चला जाता है। वही बात यहाँ पे बताया जा रहा है। NDP रिडक्टेज एंजाइम झिल्लिका के स्ट्रोमा की ओर स्थित होता है। PS1 के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन NDPH को NDPH2 में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोटॉन स्ट्रोमा पीठिका से ही आते हैं। तो जो NADP रिडक्टेज एंजाइम है, वो क्या करता है कि झिल्ली के स्ट्रोमा से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के साथ प्रोटॉन NDPH को भी अपचयित कर देता है, और जिससे क्या होता है कि NDPH2 का निर्माण हो जाता है। और ये जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ से आते हैं, ये प्रोटॉन स्ट्रोमा पीठिका से ही आते हैं। ये मैंने आपको समझाया ही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अतः क्लोरोप्लास्ट में स्थित स्ट्रोमा में प्रोटॉन की संख्या घटती है, जबकि ल्यूमेन में प्रोटॉन के संचयन होता है। इस प्रकार थाइलाकोइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न होती है, और साथ ही ल्यूमेन में pH भी कम हो जाता है। यही मैं आपको बता रहा हूं कि क्या होता है कि यहाँ से आप समझिए, उतना बड़ा टेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है कि जो हाइड्रोजन का यानी प्रोटॉन होता है वो यहाँ पे आता है, फिर इधर से एक पीठिका से, ये पूरी पीठिका है, पीठिका से एक और हाइड्रोजन आता है, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है, उसकी प्रवणता बढ़ जाती है। हमारे लिए प्रोटॉन प्रवणता इतना महत्वपूर्ण क्यों है? प्रोटॉन प्रवणता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रोटॉन प्रवणता टूटने पर ATP का संश्लेषण होता है और ऊर्जा मुक्त होती है। यानी प्रोटॉन प्रवणता इसीलिए प्रमुख है हमारे लिए, इसीलिए महत्वपूर्ण है कि अगर प्रोटॉन प्रवणता नहीं होता तो प्रवणता टूटती ही नहीं। और प्रवणता टूटने का मतलब क्या हुआ,
प्रवणता टूटने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको आप बताया ही, दो बॉक्सेज हैं, यहाँ पे एक तरफ प्रोटॉन बहुत ज्यादा है और एक तरफ क्या है, बहुत ही कम है। तो प्रवणता टूटने का मतलब क्या हुआ कि कुछ प्रोटॉन इसमें से इसमें चले आए, यानी अब दोनों में प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे। तो जब प्रवणता जब तक टूटेगी नहीं तब तक एटीपी नहीं बनेगा, और एटीपी नहीं बनेगा इसका मतलब ऊर्जा नहीं बनेगी, क्योंकि एटीपी ही तो ऊर्जा का स्रोत है। यह प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि प्रोटॉन झिल्का में मौजूद एटीपी सिंथेज के पारगमन वाहिका CF0 के माध्यम से स्ट्रोमा में गतिशील होता है। आपने अध्याय 12 में एटीपी तथा एटीपी सिंथेज एंजाइम के बारे में पढ़ा है। आपको याद होगा कि एटीपी सिंथेज एंजाइम के दो भाग होते हैं। इसमें एक F0 होता है जो झिल्का के अंतर स्थापित होता है, तथा एक पारगमन झिल्का चैनल की रचना करता है जो कि झिल्का के R पर प्रोटॉन के विसरण को आगे बढ़ाता है। इसका दूसरा भाग F1 कहलाता है, जो और थाइलेकोलाइड की बाहरी सतह जो स्ट्रोमा की ओर होती है पर ऊर्ध्व के रूप में होता है। प्रवणता का भंजन पर्याप्त ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ पे देखिए वही जो मैं बता रहा था, यहाँ पे इसके दो भाग होते हैं, एक CF0 है और एक CF1 होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एटीपी सीवेज एंजाइम भी होता है। अब ये जो CF0 क्या करता है कि इन प्रोटॉनों को इसको बाहर की ओर भेजता है, ठीक है। और बाहर की ओर भेजता है तो देखिए यहाँ पे एटीपी और एटीपी और हाइड्रोजन जो प्रोटॉन होते हैं, हाइड्रोजन के प्रोटॉन वो वहां पे पहुंचते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। जिसके कारण एटीपी सिंथेज के कण F1 में संरूपण परिवर्तन आता है, जिससे कि एंजाइम ऊर्जा के प्रचुर एटीपी का संश्लेषण कर सके। तो क्या होता है, वही एंजाइम की सहायता से एटीपी का संश्लेषण हो जाता है। रसोपरासरण के लिए एक झिल्का, एक प्रोटॉन पंप, एक प्रोटॉन प्रवणता तथा एक एटीपी सिंथेज की आवश्यकता पड़ती है। तो रसोपरासरण के लिए किस किस की जरूरत है, तो एक झिल्का चाहिए, एक प्रोटॉन पंप चाहिए, एक प्रोटॉन चाहिए, प्रोटॉन प्रवणता चाहिए और एटीपी सिंथेज एंजाइम चाहिए। प्रोटॉन को एक झिल्का की आर पार पंप करने के लिए ऊर्जा का उपयोग होता है ताकि थाइलेकोलाइड ल्यूमेन में एक प्रवणता अथवा प्रोटॉन की उच्च सांद्रता पैदा हो सके। एटीपी सिंथेज के पास एक चैनल अथवा नलिका होती है जो झिल्का के आर पार प्रोटॉन को विसरण का अवसर देता है। यह एटीपी सिंथेज एंजाइम को सक्रिय करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा छोड़ता है जो एटीपी संश्लेषण को उत्प्रेरित करता है। तो क्या है यहाँ पे कि प्रोटॉन को झिल्का के पार करने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा का उपयोग करना पड़ता है। बिना ऊर्जा का वह क्या कर सकता है, ये झिल्का को पार ही नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे ऊर्जा होगी तभी तो उसको पार करेगा। और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है, कहाँ से ऊर्जा होगा, तो जब वहां पे प्रवणता आए, प्रवणता मतलब सांद्रता में अंतर आ जाए, और जब सांद्रता का अंतर आ जाता है तभी वो वहां से पार करता है। और जब पार करता है झिल्का को तो वहीं से क्या बनती है, पर्याप्त मात्रा में वहां से ऊर्जा भी वो छोड़ता है, और ऊर्जा छोड़ने से क्या होता है, एटीपी का संश्लेषण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता से उत्पादित एनडीपीएच के साथ एटीपी भी स्ट्रोमा में संपन्न होने वाले जैव संश्लेषण के तुरंत उपयोग कर लिए जाएंगे, जो CO2 के स्थिरीकरण एवं शर्करा संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के साथ जो एनडीपीएच और एटीपी बनते हैं उसका भी उपयोग कर लिया जाता है, और CO2 स्थिरीकरण के एवं सूर्य ऊर्जा के संश्लेषण के लिए CO2 का उपयोग हो जाता है। क्या हो जाता है, CO2 का स्थिरीकरण हो जाता है, और शर्करा के संश्लेषण में भी CO2 का इस्तेमाल होता है। तो CO2 का इस्तेमाल दो जगह पे होता है, कहाँ पे, CO2 स्थिरीकरण में हो जाता है या फिर ये शर्करा के संश्लेषण में हो जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको आगे वाले टॉपिक पढ़ाऊंगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, कोई शिकायत है उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।